हमसे जुड़े हुए लोग नहीं थे, हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं थे, फिर भी हम लोग सब काफी उनसे जुड़ गए थे कि ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे काफी लोगों के साथ लाइफ में होता है कि जो होता है सबके साथ सब कुछ अच्छा नहीं होता है, काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, लेकिन इन सब का असर कहीं ना कहीं आज कहीं पे अभी जैसे कल पता या परसों पता चला कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो हम सब ने सुना कि हाँ चलो ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, लेकिन जो बोलते हैं ना एकदम अपना जान जले, किसी के लिए दुख हो कि अरे ये बहुत बुरा हुआ। जो ये फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमारे ही मतलब सिर्फ इंडियंस नहीं थे, उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, यूएस साउथ अमेरिका के भी लोग थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, सब वीडियोस जो बाद में आते थे वो सब देख के हम सब की एक्चुअल में रूह कांप उठी थी। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक लेडी ने मैसेज भी डाला था एक ग्रुप में कि मुझे लिटरली मुझे बुखार आना शुरू हो गया इसकी वजह से। तो उनको थोड़ा गाइड किया, लेकिन उसपे से लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम पीवीएच के साथ जुड़े हैं और हम इसकी आध्यात्मिकता को समझते हैं या इसके एक अलग पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, तो जितना हम इन सब चीजों से अटैच होते हैं उनसे शायद अटैच ना होके हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्लास का तुरंत में निर्णय लिया गया कि आज ये क्लास करते हैं। तो आज का क्लास है हमारा डर, भय, फियर, लर्न टू हील इट विद पीवीएच। इसे पीवीएच से हील करना सीखे। और पीवीएच से हीलिंग कैसे करते हैं, जो नए हैं उनको शायद कम पता होगा, लेकिन जो पुराने हैं रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं उनको इमोशनल फ्रीडम हीलिंग यानी भावनात्मक स्वतंत्रता उपचार का मतलब पता होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम पूरा डिटेल सीखेंगे। पहले तो फियर क्या है, कहाँ से आता है, कितने प्रकार के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि कोई भी चीज का आधा नॉलेज लिया तो हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो प्रॉपरली पहले हम अपने आप को समझते हैं, फियर को, डर को, भय को समझते हैं, और फिर हम उसका इलाज करेंगे। ओके, विदाउट डायग्नोसिस कोई बीमारी का इलाज नहीं होता है, तो पहले हमें वो बीमारी समझनी होगी। तो आज का जो विषय है वो मुंबई में हुए एक रेल हादसे से प्रेरित था, जिसमें 6 लोग, यंग लोग ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त गिर गए और उनकी तद्दन वहीं पे मृत्यु हो गई। अहमदाबाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 241 से अधिक यात्रियों और 50 से भी अधिक जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे जो वहां पे रह रहे थे, जिनकी हॉस्टल के ऊपर ये फ्लाइट गिरी, उन सब की हमने सभी मतलब आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी पढ़ते वक्त थोड़ा इमोशनल हो रही, आई एम सो सॉरी। हम सभी को बहुत दुखी, भावुक और भयभीत कर दिया। ऐसी घटनाएं हमें अंदर तक झंझोड़ देती हैं और खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। विश्व भर में जब युद्ध होता है तब भी अक्सर कई जाने जाती हैं। तो इन सब से मतलब आज पता चला कि आज ये ईरान इजराइल का वॉर हुआ है या स्टार्ट हुआ है, आगे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब बातों से हम जब भी सुनते हैं तभी से डर पैदा होना शुरू हो जाता है। इट इज नॉट कि डर बहुत एक चीज है जो हम निकाल सकते हैं, आता है जाता है, नहीं, ये डर एक इतने छोटे से न्यूज से भी पनपना शुरू हो जाता है हमारे अंदर। तो आज के क्लास के लिए मैं स्पेशल ग्रैटिट्यूड शिवा सर को, क्योंकि उन्होंने जो भी सोल्स यहाँ से जिन्होंने विदाई ली है उन सब के लिए जो कुछ भी करना था उनके लिए सर ने किया, और आज के वर्कशॉप के लिए मुझे काफी सारे पॉइंटर श्रीनिधि मैम ने दिए। तो उन दोनों का शुक्रिया मुझे इस प्रेजेंटेशन में गाइड करने के लिए। अब हम एक ये वीडियो देखते हैं, आई एम श्योर सब लोग देख के समझेंगे, नीचे सबटाइटल्स भी है इंग्लिश। इसमें हमें समझाया गया था कि फियर क्या है, थोड़ा बहुत बोलूंगी। फियर हमें कोई भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उससे बचने के लिए एक तकनीक दी गई थी, जिससे हमने अपना डर बना लिया। जैसे इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस हमारे लिए क्या होने चाहिए, स्ट्रेंथ होने चाहिए, लेकिन हम उन्हें क्या बना देते हैं, अक्सर हमारे वीकनेस बना देते हैं। ओके, तो वैसे ही फियर एक अच्छी चीज है अगर उसे अच्छे तरीके से डील किया जाए। अगर उसे हमें डील करना नहीं आता है तो वो विपरीत होके उसका विपरीत परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। तो व्हाट इज फियर, डर, भय क्या है? डर एक अप्रिय अप्रिय भावना है जो खतरों, धमकियों, स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी जो हम लोग को रिएक्शंस देते हैं, हमको जो सिचुएशंस को डील करते वक्त प्रॉब्लम होता है उसमें जो उत्पन्न होती है जो भी इमोशंस, आई एम सॉरी, डर एक
अप्रिय भावना है जो खतरों, धमकियों, स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं, जो वास्तविक या स्वयं निर्मित हो सकती हैं। ओके, मतलब अनप्लेजेंट इमोशंस जो हमें डेंजर्स हम अपनाते हैं, और जो थ्रेट्स होती हैं, सिचुएशंस होती है, उनको शायद वो सच में हो सकती है। मतलब मेरे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है तो बंदूक की गोली चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। और कुछ ऐसा भी होता है कि मैं आज एक ऐसी सीरियल देख के बैठी हूँ और मैं अपने ही माइंड में ये सब बनाती हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, मैं क्या करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो ऐसे दो टाइप के प्रकार होते हैं, एक रियल सिचुएशन होती है, एक हमने सेल्फ क्रिएट की हुई होती है। तो ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। Who and what contributes to fear? कौन और क्या भय में योगदान देता है? टेम्परामेंट, हमारा स्वभाव, हम जिस स्वभाव में या हमारे जो आसपास हम जैसे हमारा एनवायरमेंट होता है हमारे घर में सबका। अगर आप देखोगे कि आपके घर में आपके पापा बहुत गुस्से वाले हैं और उनसे डर डर के मम्मी रहती है पूरी लाइफ, तो आपका भी शायद, अगर आप लड़की हैं या आप इवन लड़का भी हो, लेकिन आपके मन में आपो आप एक भाव आ जाएगा कि मुझे पापा से डरना चाहिए। तो घर में जिस प्रकार का माहौल होता है वैसा आपका स्वभाव बनते जाता है। दूसरा पॉइंट है, पिछले किसी जन्म या इसी जन्म के बचपन के कोई दर्दनाक अनुभव, कि आपने कुछ देख लिया, कि आपने सपोज जैसे अभी एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे गए, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वो बच्चे आज कितना जल्दी भूल पाएंगे कि ये क्या हुआ। तो वो कभी भी फ्लाइट में बैठने से पहले उनको भी डर लगेगा। जिनके पेरेंट्स का किसी दुर्घटना में या कुछ हो गया, निधन हो गया, कुछ हो गया, या हाथ पैरों को प्रॉब्लम पहुंची, हानि पहुंची जान को, कुछ भी हुआ, तो वो लोग कार में बैठते वक्त उनको भी डर लगेगा, अरे मैं बैठूं कि नहीं। तो ये सब चीजें हमारे डर को आगे बढ़ाती हैं। लर्न रिस्पॉन्सेस यानी सीखी हुई प्रतिक्रिया। आपके पेरेंट्स बोलेंगे, मैं जब भी छोटा था ना तभी मैं बाइक चलाया था, मैं 15 साल का था ना, मैं बाइक चला रहा था और मैं बाइक में से गिर गया। तो वो आपको भी बाइक चलाने नहीं देंगे और आपको भी डर बैठ जाएगा, नहीं नहीं बाइक पे नहीं बैठना चाहिए, पापा गिरे थे, उनको तभी फ्रैक्चर आया था। फिर चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। कोई कोई लोग इतना अपने आप को जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके उनको आगे बढ़ना नहीं आता है, तो एक स्ट्रेस वाली लाइफ ही जीते हैं कि उनके सर के ऊपर किसी ने परमानेंट बोझा डाल दिया है, तो उनको वही रहना है, और वो बोझे को ले लेके घूमते हैं, उनको पता नहीं कि वो बोझा निकाल के सिर्फ मुझे फेंकना है। और उस बोझे के डर से उनके अंदर एक डर पैदा होता है। क्या बच्चा बोझा होता है, अरे मुझे बच्चे की इतनी फीस भरनी है, मेरी बीवी को ये लेके देना है, वो लेके देना है, नहीं लिया तो क्या, मैं उनको दुखी कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे चिल। ओके, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होते हैं जिनके वजह से भी फियर्स पैदा होते हैं। कई बार हमारे थॉट्स और हमारी धारणाएं कि अरे मैंने ऐसा किया तो वो ऐसा दुखी होएगा, अरे मैंने ऐसा किया तो उसको क्या होगा। तो यही अंदर 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 जो हम विचार करते हैं उसमें हम अपने खुद के फियर्स डेवलप करते हैं। एनवायरमेंटल, ये सब ऊपर के अभी जो हुए वो हमारे घर के भीतर हमारे अंदर की सारी चीजें थी जो योगदान करती हैं भय को आगे बढ़ाने में। आगे होता है एनवायरमेंटल डेंजर्स जो हमारे घर के बाहर है या मानसिकता में है। ओके, तो एनवायरमेंटल डेंजर्स के सांप है, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा बच्चे को, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, कि उसको पता ही नहीं कि ये मुझे काटेगा, मुझे पॉइजन निकलेगा, उसको ये होगा और वो होगा, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमें सब बताया जाता है जब हम छोटे होते हैं कि देखो यहाँ से ये मत करना वरना ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो एनवायरमेंटल डेंजर्स है, और ये तो प्रकृति के डेंजर्स हुए नेचुरल। दूसरे एनवायरमेंटल डेंजर्स आर लाइक वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स, ये सब हो सकते हैं। तो हमें पहले से ही डर हो जाता है, कोविड आया तो क्या होगा, ये होगा तो वो क्या होगा। तो ये सब हमारे भय को और आगे बढ़ाते हैं। सोशल सिचुएशंस एंड सोशल मीडिया, एक फैमिली में काफी लोग रहते हैं, अरे मैंने मम्मी का बोला नहीं किया तो मम्मी मेरे को डांटेंगी, तो वो एक भय शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट। मतलब मुझे नहीं पता, मैं 2 दिन पहले मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठी थी सैटरडे को, और उन्होंने बोला सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे पिक्चर्स आ रहे हैं कि वो लोग लिटरली सब एक्सीडेंट के अंदर के सब सीन्स डाल रहे हैं। क्यों, आपको ये सब क्यों दिखाना है, दिखाना है तो कुछ अच्छा दिखाओ ना। ये सब दिखा के लोगों को डरा के आपको क्या मिलेगा। आज एक पोस्ट और भी मैंने बीच में देखी कि कोई एस्ट्रोलॉजर थी जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया, मतलब आया था कि 4 days बिफोर शी हैड प्रेडिक्टेड दैट वन फ्लाइट विल ब्रेक इन द एयर एंड ऑल। अरे वाई मैन, पीवीएच तुमको डिवाइन फायर सिखाता है कि अरे जो भी कुछ आने वाला है बुरा, उसके लिए डिवाइन फायर करो ताकि उसकी सब नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए। और ये लोग क्या करते हैं, और नकारात्मक एनर्जी स्प्रेड करते हैं।
और एक बंदे का मैंने आज सुबह कोई वीडियो देखा, इसके लिए थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो एक और वीडियो आया, कोई आदमी अपने आप को गॉड बोल रहा है, मैं किस जाति का है वो नहीं बोलूंगी, वो गॉड बोल रहा है। और 5 महीने पहले उसने बोला था कि लाल कलर का एक कोई ऐसा फ्लाइट नहीं, फ्लाइट भी शायद बोला था कि लाल रंग वाला होगा तो उसमें मत जाना, वो ब्लास्ट होने वाला है मिड एयर। अरे बॉस, तेरे को पता था तो रोकना था ना, किस तारीख क्या डेट। अभी सब बता के लोगों के अंदर इतने टाइम से डर को तुम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम भगवान हो? भगवान होते तुम इतने लोगों को बचा लेते। सो वी नीड टू यूज अवर माइंड के जो लोग भी ये सब हमें बता रहे हैं या हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं या हमें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो भगवान होते सचमुच के तो वो इस चीज को रोक पाते, उन्होंने इसे रोक दिया होता और काफी सारी फैमिलीज बर्बाद होने से बच गई होती। ओके, तो डर कोई आपको देता है या आप लेते हो, ये डिफरेंस है। ओके, तो जो कोई भी डर आपको दे रहा है, पहले तो अपने दिमाग को सोचो, मुझे ये डर कोई दे रहा है या मेरे अंदर पैदा हुआ है? मेरे को कोई दे रहा है तो मुझे इसकी जरूरत है क्या? ओके, आजकल क्या हो गया, सब लोग बै 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 बकरियां हो गई है, जो कोई दिखाता है सोशल मीडिया पे वो देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और डर को बढ़ाते जाओ, साइकोलॉजिस्ट की मेडिसिन खाते जाओ और जोम्बी बनते जाओ। दूसरा नया जो सोशल मीडिया का एक और गिफ्ट है हमारे जनरेशन, जेंजी जनरेशन के लिए, वो लोग बोलते हैं उसको फोमो। फोमो मतलब किसी को पता है फोमो का मीनिंग? Fear of missing out. Fear of missing. फियर ऑफ आउट। इसका मतलब कि मैं आज यहाँ होनी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे उस चीज का भी डर पैदा होना चाहिए। अरे यार, मेरे नसीब में नहीं था वहां जाना, ओवर एंड आउट, चैप्टर क्लोज। लेकिन मैं इन नहीं रहूंगी, वहां पे क्या चैटिंग होगी, क्या गॉसिपिंग होगी, वो सब मैं मिस करूंगी। तो ये नया पैदा किया गया जेंजी का रॉन्ग साइड पे उनको धकेलने के लिए फोमो। दूसरा आता है जो हमारे भय को आगे बढ़ाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हमको डरना भी चाहिए, तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। कहीं हाँ उंगली डाल दी ट्री प्लग में, झटका लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस भी कई होते हैं कि हमें पता है कि ये डिफिकल्ट है या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे हमें सोच समझ के नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक ये मेजर है, द फियर ऑफ द अननोन। मुझे पता ही नहीं लेकिन मुझे डर लग रहा है, उस चीज का पता ही नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से कुछ बनाया गया है, मैंने बहुत साल पहले ये नहीं सुना है, लेटली बहुत सुनने में आ रहा है, फोमो के माफिक, फियर ऑफ द अननोन। ओके, नेक्स्ट आता है पास्ट लाइफ कर्मा, जो पीवीएच इसको स्ट्रांगली मानता है कि अगर मेरी मौत किसी एक्सीडेंट में हुई हो, मैं पानी में डूब के मरी हूँ, तो मैं इस जन्म में पानी को देख के डरूंगी, जिसको हम लोग कई बार फोबिया भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे जो पास्ट लाइफ में हम हमारी मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में जो लेके आते हैं, उसका असर भी हमको होता है, वो डर भी हम अपने साथ लेके आते हैं। और नेक्स्ट जो पीवीएच बोलता है एक और चीज, सोल अटैचमेंट। मतलब मैं बहुत एक अच्छी खासी सोल हूँ लेकिन मेरे ऑरा में अभी क्रैक्स हैं और मैं बहुत इमोशनल हो गई, मेरे को एक सोल अटैचमेंट हो गया और वो सोल ने सुसाइड किया था। ओके, तो वो सोल मेरी कोई भी ऑरा की एक बॉडी में सेटल हो गया और थोड़े थोड़े वर्षों में वो सोल जो इमोशंस फील कर रहा है, वो सोल को जो जो लग रहा है, उसको क्या क्या करना है, वो सब मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब करते जाएगा। मेरी ऑरा एब्जॉर्ब करेगी, फिर मेरी फिजिकल बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। मतलब अगर मुझे कोई कैंसर रिलेटेड सोल अटैच हो गया तो कुछ सालों बाद मुझे भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको जो कैंसर हुआ था शायद इमोशनल बेसिस पे हुआ रहेगा, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ रहेगा, और वही सब चीज मैं ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ओवर अ पीरियड ऑल दीज थिंग्स कैन मैनिफेस्ट। तो ये दो चीजें भी पीवीएच मानता है, पास्ट लाइफ और सोल अटैचमेंट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव फियर। जब हमें डर लगता है तो क्या होता है, फिजिकल लेवल पे हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हम कांपते हैं, मुंह सूखना शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कॉर्टिजोल और एड्रेनालाइन जैसे हमारे जो हॉर्मोन्स है वो तेजी से बढ़ना शुरू, पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो हमारे स्ट्रेस को है वो लोग उस तनाव को कंट्रोल कर सके, उसके लिए वो ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट इंक्रीजेस। तो हमारे बॉडी में ये सब हॉर्मोन्स बढ़ते जाते हैं। प्लस लड़ना और भागना एक प्रतिक्रिया के रूप में हम करना शुरू करते हैं। जब भी मुझे डर लगता है तो, या मैं मुझे अगर किसी सिचुएशन से डर लगता है, मुझे सपोज फ्रैंकली अभी मैं ये क्लास में बैठी हूँ, तो ये क्लास में मेरे को सबके सामने वीडियो ऑन रख के बैठना मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूंगी, या वीडियो ऑफ रखूंगी या मैं क्लास ही नहीं लूंगी। तो या तो फाइट करूंगी या फ्लाइट यानी भाग जाऊंगी। ओके, फिर दूसरा है कि मैं सिर्फ जब भी मुझे डर लगना शुरू होता है,
तभी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ उस फियर, उस डर के ऊपर ही मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन, जो बोलते हैं ना कि एक बैलेंस लाइफ होती है इंसान की, कि वो घर फैमिली मेंबर्स को भी संभाले, फाइनेंस को भी संभाले, बोलते हैं ना एक फुल फ्लेज मल्टीटास्कर, एक किसी भी मर्द या औरत किसी की भी एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति का ध्यान सिर्फ फियर, सिर्फ डर के ऊपर होगा, तो उसका ध्यान पैसों पे नहीं होगा, उसके रिलेशनशिप्स पे नहीं होगा, प्यार पे नहीं होगा, उनका ध्यान सिर्फ डर के ऊपर होगा, जिसके वजह से वो जो लाइफ में चाहते हैं वो शायद ना कर पाए। वन इमोशन ऑफ फियर क्रिएट्स रिपल इफेक्ट्स ऑफ अदर नेगेटिव इमोशंस। यानी जैसे पानी में हम एक पत्थर डालते हैं तो कैसे लाइन गोल 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 होती है, तो एक पत्थर सिर्फ फियर का गिरा तो उस भय की एक भावना अन्य नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव उत्पन्न करती है, और ये सिर्फ हम पर नहीं, हमारे आसपास, हमारे परिवारजनों पे, हमारे फ्रेंड सर्कल पे, हमारे नेबर्स पे, हमारे एम्प्लॉइज पे और हमारे काम पे भी आता है। मतलब मैं अगर डर रही हूँ कि कल मेरी फैक्ट्री चालू रहेगी कि नहीं, मेरे को काम होगा या नहीं, अगर मैं इस डर के साथ जी रही हूँ, तो मैं ये डर किसको दे रही हूँ, मेरे सारे एम्प्लॉइज को दे रही हूँ। और वही डर अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे को गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा लोगों के ऊपर। तो एक के बाद सब कुछ नकारात्मक ही होते जाएगा। अभी कितने टाइप के डर होते हैं, कितने प्रकार के भय होते हैं, वास्तविक भय के प्रकार, 3 भय के प्रकार हैं, रैशनल फियर्स, इरैशनल फियर्स और प्राइमल फियर्स। तर्क संगत भय, ये शुद्ध हिंदी है, सो आई एम सॉरी, लेकिन जो था गूगल में मैंने वो लिखा है, थोड़ा अच्छा ढूंढने की कोशिश की ताकि सबको समझे। तर्कहीन इरैशनल फियर्स और प्राथमिक या असली भय जिसको बोलते हैं। ओके, ये सबको हम समझेंगे कि इन भयों का मतलब क्या है। Mark, where do our fears come from? Well, our fears are an interesting combination of learning but also hardwiring. And one of those would be the fear of heights. That appears very early in babies. And we can show that with this classic experiment in psychology called the visual cliff experiment. So we have a surface here that a baby, if you put them on, generally feels very comfortable with, but then it disappears and creates the illusion of a drop down. The baby is actually safe over there and can't fall, but visually it's like a cliff. So are we testing babies today? Absolutely. Let's get a baby, see what happens. So here's our little one. Oh my goodness, so Hi, cute. darling. So quite comfortable now on the solid surface. Now look, our little one has spotted Dad. Yeah. She's going coming to to the approach the edge. cliff. Oh. Now you can see now she's visually she can see that this is possibly not safe. Oh, so she's wow. paused at this point. She's going, nope, no further. To see this seemingly instinctive fear of heights in infant after infant is fascinating. But I'm frightened of a lot more than just heights. देखा, सांप को देख के कोई बच्चा डरा नहीं, लेकिन उनको विजुअली पता चलता है कि यहाँ पे ये लेवल नीचे है, तो खुद ब खुद रुक गए। मतलब हमारी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है, हमें कितना गाइड करती है, बचपन से हम जब से जन्मे हैं तब से हमारी इंस्टिंक्ट्स हमको कितना अच्छे से गाइड करती है। तो कमिंग टू द फर्स्ट फियर, रैशनल फियर, जिसको मैंने अपने शब्दों में समझदारी वाला डर लिखा है, ओके, जिसको तर्क संगत कहते हैं। आई विल टॉक इन इंग्लिश, कि रैशनल फियर बोलेंगे शायद बेटर रहेगा सबके लिए। तो समझदारी वाला डर क्या होता है? यह वह डर है जो किसी वास्तविक खतरे या धमकी पर आधारित होता है, जो संभावित रूप से हानिकारक स्थिति के प्रति एक उचित और समझने योग्य प्रतिक्रिया है। मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर एक आदमी गन लेके मेरे सामने खड़े हो जाते तो बॉस मुझे डरना चाहिए, वो ट्रिगर दबा देगा तो मैं
गई। तो वो एक वास्तविक डर है, समझदारी वाला डर है, मेरा खुद का पैदा किया हुआ नहीं है, इरेशनल डर नहीं है। अगर मैं जाके बिल्डिंग के टेरेस पे, वो शाहरुख खान का पिक्चर था ना, वो किरण आई लव यू, कौन सा तो भी मूवी था ना, शी लव्स मी नॉट, डर डर। डर डर, ओ वाओ, डर द डर नेम वाज आल्सो डर, ओ वाओ, डर थैंक यू किरण, या द नेम आल्सो वाज डर। तो वो जब भी वो, एंड हीरोइन नेम वाज किरण ओनली। या राइट। तो वो जो उधर क्लिफ पे चलता है टेरेस पे, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, तो वो पागलपंती है। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पैर यहाँ पे गया तो तुम गिरोगे, वो समझदारी वाला डर नहीं था। ओके, या आपको पता है कि आप अगर घाट पे गाड़ी चला रहे हो और घाट पे आप फुल स्पीड 120 पे भगाओगे, जो आप फ्रीवे पे, हाईवे पे भगाते हो, तो वो एक समझदारी वाली बात नहीं है। वहां पे आपको डरना चाहिए खुद के लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक से किसी और का भी नुकसान हो सकता है। तो ये हुआ पहला वाला फियर, जिसको हम बोलते हैं रैशनल फियर। ओके, दूसरा है इरेशनल फियर, तर्कहीन भय, जिसे फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किसी विशिष्ट वस्तु, स्थिति या गतिविधि के प्रति तीव्र, असंगत और लगातार भय हो, जो वास्तव में कोई खतरा पैदा नहीं करता है, इससे कोई डर नहीं लगता है। फोबिया से डर जिसको फोबिया होता है सिर्फ उनको ही लगता है। यह भय खतरे के वास्तविक निर्धारणा पर आधारित है। फोबिया के कारण शारीरिक लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे हृदय गति का तेज होना, पसीना आना, कांपना, चक्कर आना, सांस लेना, नौशिया फील होना, उल्टी जैसा होना। तो ये जिस व्यक्ति को हो रहा है उनको फील हो सकता है। तो हम फोबिया के ऊपर थोड़ा समझेंगे। ओके, ये एक वीडियो है। If you are also afraid of heights, then never make the mistake of going on this glass bridge built in China. I am saying this because every year thousands of people go on this bridge, and often people get so scared of it that they panic attacks start coming, due to which people either become unconscious or reach the hospital. यहाँ पे आप देखोगे कितने टाइप के फोबिया है। पानी का फोबिया, हाइट का फोबिया, क्राउड का फोबिया, बुक्स, एयर, डेथ्स, अगलीनेस, फॉरेनर्स, ब्यूटी, ट्रीज, कलर्स, फायर, डॉग्स, कैट्स, बीज, पब्लिक प्लेसेस, शेक्स और स्नेक्स, वो मुझे नहीं पता है, ओफोडोर, आई डोंट नो, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या है। तो इतने टाइप के फियर्स होते हैं जो लोग लेके, जिनको फोबिया होता है, If जिनका you are इलाज, also afraid of heights, जिनका इलाज भी साइंस के थ्रू भी पॉसिबल है और पीवीएच में तो एकदम आसानी से पॉसिबल है। तो फोबिया के बारे में थोड़ा जानेंगे। फोबिया किसी विशिष्ट वस्तु, स्थिति या गतिविधि का अत्यधिक और लगातार डर है, जो अक्सर उससे होने वाले वास्तविक खतरे से अधिक होता है। मतलब मुझे पता है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बक्कल से डर है, तो ये बक्कल का जो डर है, ये क्या होगा, अरे बस ज्यादा से ज्यादा टूट जाएगा या मुझे सर में लगेगा, नहीं नहीं, ये तो मेरा सर काट के अंदर भी जा सकता है, मेरे को हेमरेज भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है। मतलब मैं उसको बढ़ाते जाती हूँ, डर है ही नहीं, लेकिन मैं उसका डर इतने से लेके मैं इतना सारा उसको पैदा कर सकती हूँ। ओके, यह डर इतना प्रबल हो सकता है कि यह तीव्र चिंता और घबराहट के हमलों को ट्रिगर कर सकता है, जिससे व्यक्ति भयभीत वस्तु या स्थिति से बचने या इसे बहुत परेशानी के साथ सहने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। ओके, नाउ कमिंग टू प्राइमल फियर, ये फोबिया हो गया। ओके, फोबिया अभी तक हम लोग ने फोबिया समझा, इरेशनल, रैशनल फियर समझा, सबको क्लियर है? ओके, तो अभी आया प्राइमल फियर, थर्ड। व्हाट इज प्राइमल फियर? प्राइमल फियर यानी प्राथमिक असली डर एक जन्मजात भय है, जो मानव स्वभाव में गहराई से स्थित होता है। जैसे वो बच्ची का देखा कि उसके गहराई से ही है, अंदर से ही, कि उसको पता है कि यहाँ शायद मैं गिर जाऊंगी, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, जो अक्सर जीवित रहने की प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। यह डर विकास के माध्यम से हमारे ब्रेन्स एंड माइंड्स दोनों में ही प्रोग्राम किए जाते हैं, जिससे हमें कुछ स्थितियों का या उत्तेजनों यानी स्टिमुलाई पर सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए सांप का काटना, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, ये सब प्राथमिक फियर्स है। जैसे पहले के जमाने में लोग जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे, तो उनको पता था कि केव्स में अंदर जाने के पहले मुझे देखना चाहिए कोई वाइल्ड एनिमल अंदर है कि नहीं। तो वो डर से वो लोग अंदर जाते थे और उनके मतलब
वो जो उनको प्रिमिटिव फियर सब तभी थे, वो उन्होंने हमें पास ऑन किया कि देखो भाई ये सांप ऐसा होता है, ये जहरीला होता है, पानी का सांप जहरीला होता है, अगर इसने आपको पकड़ लिया तो आपको ये करना चाहिए। मतलब हमको जो सिखाया गया है बचपन से, जनरेशनली हमें सिखाया गया है, उससे जो डर आता है उसको प्राइमल फियर्स बोलते हैं। ओके, 3 टाइप्स ऑफ फियर्स। एक जो हमें रैशनल फियर क्या है कि हमें डरना चाहिए भाई, रैश ड्राइविंग ना करके। सेकंड इरैशनल, जिसमें फोबिया आता है। और थर्ड प्राथमिक फियर, जो हमें सिखाए गए हैं। ओके, गैस में हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, तो वो कौन सा फियर हुआ? रैशनल। आपको सिखाया गया है। प्राथमिक। एग्जैक्टली, प्राथमिक। ओके, जो सिखाया गया है तो प्राथमिक। थैंक यू। ओके, अभी जो हमने पहले 2 बोले थे, कुछ फियर्स नेचुरल होते हैं और कुछ सेल्फ क्रिएटेड है। तो जो सेल्फ क्रिएटेड क्यों होते हैं पहले तो, ओके, फियर्स आर क्रिएटेड बाय सम पीपल फॉर, क्यों वो लोग अपने डर पैदा करते हैं, उनको परिस्थितियों और लोगों से दूर भागना होता है। ओके, सिचुएशन से भागना होता है। दूसरा, बहुत ज्यादा सोचना, काम ना करना पड़े, मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं। और दूसरा, उनको काम करना नहीं होता है, लेजी होते हैं और उनको अपने कंफर्ट जोन में मजे लेने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब वो डर पैदा करते तब उन्हें पता नहीं है कि मैं पैदा कर रहा हूं, वो मेरा कल जाके मेरा अस्तित्व और मेरी पहचान बन जाएगा। तो कुछ लोग जो सिर्फ आराम के लिए, अपनी मस्ती के लिए या अपनी कंफर्ट के लिए भी कुछ डर पैदा करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, वो कल जाकर उनकी पहचान बन जाती है। ओके, नाउ हाउ डज फियर अफेक्ट अस? भय हमें कैसे प्रभावित करता है? फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग राइट एंड टाइमली डिसीजंस। अगर मैं डरी हुई हूं तो मैं कभी भी समय पे, जैसे ये भाई साहब अभी, एक ही भाई साहब इतने पूरी फ्लाइट में बच के बाहर निकले, वो कैसे निकले? उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आया। अगर वो डर के बैठ गए होते कि अरे यार मुझे तो मरना ही लिखा है, अगर वो डर गए होते तो वो भी वन ऑफ दोस 240 पीपल होते। लेकिन वो क्यों बचे? क्योंकि उनको डर के बदले उन्होंने चूज किया कि मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से बचना है। तो डर हमें सही या समय, सही डिसीजन या समय पर निर्णय लेने से रोक सकता है। डर यह काम और रिश्तों से हमारी सफलता को भी रोक सकता है, मतलब हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा काम, करियर भी इफेक्ट कर सकता है डर के मारे। मैं अगर सही डिसीजन सही टाइम पे ना लूं, डर के मारे बैठी हूं, तो वो मेरा सब कुछ खराब कर देगा। यह हमारी आभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर पीवीएच, आगे बढ़ते हुए, लाइक इन द नॉट द फिजिकल फॉर्म, ऑरा फॉर्म में क्या होता है, यह हमारी आभा को कमजोर बना सकता है, जो अंततः सभी प्रकार की कॉर्ड्स और नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर सकता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तथा वित्तीय यानी फाइनेंशियल विकास में बाधा डाल सकता है। कैसे? ये इमेज जितने लोग यहाँ शायद बैठे हैं सबको पता है पीवीएच में ये कैसे हमारी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी इंटर करती है। तो जब भी हमें डर लगता है, जब भी हम डरे हुए होते हैं, तो हमारी ये जो आभा है उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, टूट जाती है ये आभा। और ये जब ये आभा टूट जाती है तो इसमें कोई भी चीज, नकारात्मक ऊर्जा हो, सोल्स हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, वो बहुत आसानी से इसमें एंटर करेगा। तो आप सोच लीजिए कि अगर एक डर को आप पाल रहे हो और कितनी सारी बीमारियों और नकारात्मकताओं को आप इनवाइट कर सकते हो। ओके, तो डर कितनी डरने वाली चीज है वो आज हमें समझना है। ओके, तो हाउ डू वी मैनेज अवर फियर्स? अभी तक तो हमने भय के प्रकार देख लिए, भय हमें क्या कर सकती है, उसका फिजिकल लेवल पे हमें क्या असर होता है। तो सबसे पहले नाउ हमें हमारे फियर्स को कैसे मैनेज करना है, तो हमें यह स्वीकार, एक्सेप्टेंस करना होगा कि युद्ध, महामारी और दुर्घटना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है। आई कैन नॉट स्टॉप इट, एक्सेप्ट इट, दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। एक बार जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे हाथों में इसका जवाब देने की शक्ति होती है। जैसे मैंने बोला अभी कि वो भाई साहब कैसे बच गए फ्लाइट में से, कि उन्होंने अपनी लाइफ को अपने हाथों में लिया, डर को बोला बाजू हट, मैं ये दरवाजा खोलूंगा और बाहर निकलूंगा, जो होना होगा, मरना यहाँ भी है वहां भी है। तो वो इमीडिएट डिसीजंस लेना और वो ताकत अपनी जुटाना कि मैं ये डिसीजंस लेके डर को आने नहीं दूंगा, दैट हेल्प्ड हिम सर्वाइव। ओके, उसके वजह से उनकी जान बची। हम जो कर सकते हैं वह ईश्वर का साधन बनना चाहिए
और लोगों की मदद करना चाहिए। हम ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यस, भगवान के साथ प्रे करें, भगवान को प्रे करें कि जो लोग भी गए हैं उनकी प्लीज आत्मा को शांति दीजिए, उनको हेल्प करिए, उनको गाइड करिए। उससे ज्यादा अगर मैं एकदम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, मुझे भी रोना आना शुरू हो जाएगा, मैं भी एकदम वीक हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कल को वापस इमीडिएटली ऐसा नहीं, जैसे 2 दिन बॉम्बे में एक दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, सेकेंड डे फ्लाइट का हुआ, थर्ड डे वॉर का आ गया, कंसिक्यूटिव 3 days ये न्यूज आ गए। अभी जैसे मैं बोलूं सबको के कितने लोग बोल रहे हैं, आपने कितने लोगों ने, सिर्फ हैंड रेस करिएगा, कितने लोगों ने अब तक सुना है कि 2025 इज द वर्स्ट ईयर, बहुत सारी दुर्घटनाएं होने वाली हैं। कोई कौन सा गांगा बाबा या डांगा बाबा, कोई फेसबुक पे भी बहुत आते हैं, Venga, Venga Baba. रंगा बाबा, यस थैंक यू मैम, Venga, Vanga, Venga Baba. वेंगा बाबा, यस, Predictions. प्रेडिक्शंस। ओके, तो कितने लोग सब मेरे को मिडिल एज के ही लगते हैं। तो 2012 से हम लोग सब जी के आए हैं, हम लोग सब लोग ने जिया है 2012। सबको पता था 2012 वाज द ईयर टू फिनिश ऑफ, वो खत्म होने वाला था, Yes, yes. That's an end of Yes, world. ma'am. Yes, ma'am. चले आने वाला था, End of हाँ, world. एंड ऑफ द वर्ल्ड आया। हम लोग No, सब ma'am. जी रहे हैं, बात कर रहे अभी हैं, तक तो जी रहे हैं। तो वो जी रहे हैं। अगर और मैं आगे तब भी भी जिएंगे मैम। यस, हंस के ऐसे ही, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये 2012 का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। अभी का भी सब लोग इतना प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, नॉस्ट्राडामस का भी काफी प्रेडिक्शंस था, उनका एक प्रेडिक्शन सही हुआ कि जो अमेरिका में जो टेरर अटैक हुआ कि अ बर्ड विल कम एंड डिस्ट्रॉय, अग्रीड, सम थिंग्स कैन हैपन, सम थिंग्स विल नॉट हैपन, नोबडी इज गॉड टू प्रेडिक्ट। तो मैं उनकी प्रेडिक्शन सुन के मैं मेरी लाइफ और मेरे आसपास के लोगों की लाइफ बर्बाद करने के बदले, जैसे पीवीएच में शिवा सर रेगुलरली, अभी 2 दिन पहले मैसेज आया था कि सब लोग अमेरिका के लिए डिवाइन फायर करो, इंडिया के लिए डिवाइन फायर करो। तो हम लोग ऐसे न्यूज स्प्रेड करने के बदले अगर ऐसे डिवाइन फायर करके अच्छी ऊर्जा जनरेट कर सके, इजंट दैट गुड? लेकिन वो हम कब कर पाएंगे, जब हमें डर नहीं लगेगा, राइट? मैं अगर डर के बैठ गई तो मेरा दिमाग मेरे को बोलेगा कि तू पीवीएच का पेज खोल, व्हाट्सएप ग्रुप खोल, उसमें क्या मैसेज आया है उसको देख। नहीं, मैं अपने ही मूड में ऐसे दुखी आत्मा होके बन के बैठी हुई होंगी और रोती होंगी कि कितना क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट? क्या करना है हमें, ये सबको एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ मेरे हाथ बस की बात नहीं थी, लेट मी मूव ऑन। और जब मैं ऐसा करूंगी तभी मैं ईश्वर का साधन बनकर दूसरे लोगों को भी मदद कर पाऊंगी। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, मैनेज कैसे करना है फियर्स को। हम ना तो अपना अतीत बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आके मेरे को बोल देगा कि 100% तेरी लाइफ ऐसे होने वाली है, मैं जान देने को तैयार हूँ, बोलो आके। मेरी एक सी पास सब लोग बोल सकते हैं, फ्यूचर कितने लोग हैं जो बोलेंगे यस, इवन गॉड कैन चेंज। आज हम, अगर मेरे ऊपर कोई घात लिखी है कि रीमा तेरी मौत ऐसी लिखी है और इस दिन पे लिखी है, लेकिन उसके सामने अगर मैं कोई अच्छे कर्म करूं, जो जो गलत किया था उसके लिए मैं माफी मांगू, तो वही दुर्घटना मेरे सपने में हल्के में आके निकल सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे उसका भुगतान करना ही पड़े, इट कैन हैपन। तो मैं मेरा नसीब मेरे हाथ में रखूंगी, मैं किसी नॉस्ट्राडामस के और बांगा बाबा को क्यों दूंगी? क्यों मेरी जिंदगी में बर्बाद करूं? मेरी खाली अकेले की बर्बाद नहीं होती है, मेरे आसपास के लोगों की भी होती है। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली में 10 जन, अभी आपको बोलूं कि मुझे एक ऐसा प्रेडिक्शन आया है कि नेक्स्ट मिनट सब खत्म होने वाला है, कितने आप लोग नर्वस हो जाएंगे जो सीरियसली लेंगे? आपका दिन खराब हो जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। तो अपन खुशी बांटने के लिए भगवान ने हमें ये जीवन दिया है या गम और खराब बातें बांटने के लिए? ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट अस स्टॉप इट हियर। कोई हमारी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, केवल हमारा आज ही तय करता है कि हम कहाँ हैं, क्या हैं और कैसे हैं और क्या होंगे, सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे। ओके, और हमारे ईश्वर जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है या हमें ये कर्म बैलेंस करने को शरीर दिया है। शिवा सर कहते हैं कि, ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस मुझे आज श्रीनिधि मैडम ने बोला जब उनसे पूछ रही थी मैं, तो उन्होंने कहा कि सर कहते हैं कि डोंट आस्क व्हाट इफ, क्या यदि मत पूछो, बल्कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या पूछो। हमें हमेशा एक नए जीवन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो ईश्वर और कार्मिक बोर्ड में हमारा भरोसा और विश्वास दर्शाता है।
बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। अगर इस पे हम बात करें या समझे ना, तो इट इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। यहाँ पे जितने लोग बोलते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ या मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, और उनको भी ऐसे एक्सीडेंट से दुख, भय, दर्द, दुख सबको होता है, A to Z। मुझे नहीं लगता है कोई भी एक इंसान होगा जो खुश हुआ होगा इससे। तो दुख तो सबको होता है, लेकिन उस दुख को दर्द में ना बदल के, डर में ना बदल के, हम अगर सोचे व्हाट नेक्स्ट, हाउ कैन आई गो, चलो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जाओ ब्लड डोनेट करो, ऐसे हेल्पफुल हो। डर के, रो के बैठ के कोई फायदा नहीं। ओके, तो ऐसे व्हाट नेक्स्ट पूछो, डोंट आस्क व्हाट इफ आई विल डाई टुमारो, व्हाट इफ आई एम सिटिंग हियर एंड द सीलिंग फॉल्स ऑन माय हेड, व्हाट इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, व्हाट इफ देयर इज अ फ्लड। कुछ अच्छा है इसमें? कुछ भी नहीं है, और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे थॉट फॉर्म्स। मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जो मुझे आगे बढ़ाएंगे, मुझे आगे रास्ता दिखाएंगे, और मैं जो करते जाऊंगी। मैं क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे भरोसा ईश्वर पे है। अगर मुझे भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा नहीं है, तो मैं व्हाट इफ करूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काहे को हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हु एम आई टू डिसाइड? भगवान जो भी करते हैं उनको पता है उन्होंने क्यों, कैसे, क्या किया। तो इसका मतलब मैं भगवान को भी चैलेंज कर रही हूँ। तो प्लीज भगवान पे जो भी भरोसा करते हैं, कार्मिक बोर्ड पे भरोसा करते हैं, वो इसे एक्सेप्ट करें, और आगे इसमें आप कैसे किसी को मदद रूप हो सकते हैं, उसको उसके लिए लुक फॉरवर्ड करिए प्लीज। ओके, नाउ PVH can help us remove all kinds of fears with emotional freedom healing. अभी हम हिंदी में, ये जिनको देखना है खाली देख लीजिए, प्लीज अपनी वॉन्ट्स ले लीजिए। हमने जिन लोग के, मेरे हिसाब से जितने लोग आज बैठे हैं, ये टॉपिक देख के बैठे हैं कि हमें इसमें से कुछ सीखना है या हमें हमारे डर को भगाना है। तो अब जितने लोग इमोशनली इफेक्ट हुए थे इस एक्सीडेंट से, उनके लिए हम इमोशनल फ्रीडम हीलिंग करेंगे। ओके, तो वॉन्ट सब लोग प्लीज ले लीजिए, अपने अपने आजना चक्र पे रखिए, लाइक दिस। ओके, ऐसे वॉन्ट को रखिए, अपने आज्ञा चक्र पे रखिए, और जो मैं बोलती हूँ वो मन में दोहराते जाइए। ओके, आंख बंद करके करिएगा, नो प्रॉब्लम विद दिस। इमोशनल फीलिंग यू कैन डू, और खुली भी रखी, नो प्रॉब्लम। ओके, यह दुर्घटना आपके पास, अगर अभिनंदन जी आपके पास वॉन्ट नहीं, आई थिंक यू आर अ फ्रेशर, तो आपको अगर चाहिए तो एफर्मेशंस भी आप रख सकते हो। ओके, एफर्मेशन आप Okay. मैं फर्स्ट है ना फॉरगिवनेस वाला, वो Okay. रख लीजिए। ओके, 1 नंबर पेज अपने सामने, ओनली सिंगल पेज है, पूरा पूरा फ्लिपरेट नहीं खोलिएगा। तो जिनके पास वॉन्ट नहीं है वो प्लीज ऐसे कर सकते हैं। ओके, हमें यह है भावनात्मक स्वतंत्रता उपचार करना है, जो हमारे इस भय को, जो नॉट ट्रेन, आई एम सॉरी, एक्सीडेंट जो हुआ, दुर्घटना जो फ्लाइट की, उसके लिए हमें बाहर निकालेगा। यह दुर्घटना नियति या जानबूझकर हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता था या नियति भी हो सकती थी। जो कुछ भी हुआ, मैं उसे बदल नहीं सकता या सकती। हम किसी ऐसी चीज को रोक नहीं सकते जो हमारे हाथ में नहीं है। हम उस चीज को वापस नहीं ला सकते जो हमारे बस में नहीं है। मुझे जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार रहूंगी। मैं खुद को पूरी तरह से, पूर्णता से स्वीकार करती हूँ। इस फ्लाइट दुर्घटना में एक व्यक्ति बच गया। यह भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी हो सकता था। जो हुआ वह दुखद था, लेकिन लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। हमें खाना, सांस लेना और अपने शरीर का ख्याल रखना है। हम यह सोचकर मर नहीं सकते या खुद को मार नहीं सकते कि यह क्या और क्यों हुआ। मुझे इसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे कि यह है। मैं खुद को पूर्णता से, पूरी तरह से स्वीकार कर रही हूँ। कई बच्चे बिना माता पिता के रह रहे हैं। कई लोग अप्रत्याशित रूप में असमय ही चले जाते हैं। जो कुछ भी आया है उसे जाना ही होगा। केवल भगवान ही सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मैं इस समय जीवित हूँ।
मैं हर दिन भगवान द्वारा मुझे दिए गए आशीर्वाद को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ और अधिक से अधिक लोगों की मदद करती रहूंगी। हमें खुद को तैयार करना होगा ताकि जब भी भगवान मुझे बुलाए हम जाने के लिए तैयार रहें। मैं खुद को पूर्णता से पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम डीपली, कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। थैंक यू। आई एम सॉरी, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ था, मैंने वो हिंदी का चेक नहीं किया था, तो आई एम डीपली, कंप्लीटली, कॉन्शियसली में थोड़ा हिंदी में बोलने में इशू था। रिपेयर इट। ओके, ये हम लोग ने इमोशनल फ्रीडम हीलिंग की। तो ऐसे ही हमें इमोशनल फ्रीडम हीलिंग, कोई भी चीज जिसका हमें डर लगता है हम ऐसे कर सकते हैं। वॉन्ड को लेना है, ओके, और फिर हमें पहले तो एक्सेप्ट करना है, पहले तो हमें समझना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू है, पहले उसको पकड़ना है, फिर उसे एक्सेप्ट करना है और फिर उसको बोलना है कि ये तो कैसे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो मुझे इसमें पॉजिटिव क्या दिख रहा है वो देख के मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसे आपको किसी भी प्रकार का इमोशनल प्रॉब्लम और इशू अगर है तो आप ऐसे इमोशनल फ्रीडम हीलिंग कर सकते हैं। जिनके पास भी बुकलेट है, वो बुकलेट में ये इमोशनल फ्रीडम हीलिंग का एक पेज है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव फियर्स फ्रॉम अवर बॉडीज। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी है, उनमें से हम कैसे हमारे डर को निकाल सकते हैं। हमें हीलिंग वॉन्ड लेनी चाहिए, जिनको करना है प्लीज करिए। हमें हीलिंग वॉन्ड लेनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना है हीलिंग वॉन्ड से कि कृपया मेरे शारीरिक, मेरे ऊर्जा, भावनात्मक और मानसिक शरीर से भय की सभी भावनाओं को जलाकर भस्म करके विघटित कर दो। ओके, ब्लेज अवे, बर्न अवे एंड डिसइंटीग्रेट ऑल द नेगेटिव इमोशंस ऑफ फियर फ्रॉम माय एनर्जी बॉडी, फ्रॉम माय फिजिकल एनर्जी, मेंटल, इमोशनल बॉडीज। ओके, और फिर उसे 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3, 1 2 3 स्टॉप, 1 2 3। कितने लोगों की वॉन्ड हैवी है अभी? कितने लोगों के पास वॉन्ड है, वॉन्ड हैवी है? यस, मेरा भी वॉन्ड बहुत हैवी जा रहा है। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे भी इतने फियर्स आ गए ये 2-3 दिनों में। फियर तो सबको होते हैं, लेकिन ये फ्लाइट और ये सब के वजह से कितना हम इमोशनल हो जाते हैं, हम वीक होते हैं। तो ये अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो जो जमा हुआ होता है, जो भी नेगेटिव इमोशंस जमा होता है वो तुरंत साफ हो जाएगा। तो ज्यादा इमोशंस का जो हम लोग ने पिछली बार देखा था कूड़ा जमा नहीं होगा। ओके, नाउ व्हेन वी विटनेस एंड गेट अटैच, जब हम कोई दुर्घटना देखते हैं और उस दुर्घटना के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं तो हमारी आभा टूट जा सकती है और ऐसी दुर्घटनाओं से आत्माओं को आमंत्रित कर सकते हैं। मतलब अगर ये दुर्घटना जो हुई फ्लाइट की, ओके, उस दुर्घटना में जितने जीव, ऑब्वियसली कोई इतनी जल्दी जा ही नहीं पाएंगे कहीं, कोई खुशी, सब खुश थे, कोई बहुत कम लोग थे जो दुखी होंगे, शायद कोई नया जीवन स्टार्ट करने जा रहे थे। तो उन सबकी जो इमीडिएटली, इंस्टेंटली उनको कुछ हो गया तो उनको सोल्स, उनकी सोल्स यहाँ वहां भटक सकती हैं और अगर आप इमोशनली वीक हो गए तो आपके साथ अटैच हो सकती हैं। इसलिए जब भी ऐसा कुछ आपको फीलिंग हो कि मुझे ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ फीलिंग हो रहा है, तो 2025 का जो पोर्टल सॉन्ग है, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल सॉन्ग, वो हमें पेज IM पेज सामने रखना है, फॉरगिवनेस 7, और IM पेज सामने रखना है। अगर IM पेज 2 बुकलेट्स नहीं है तो IM कार्ड भी रख सकते हैं, उसको सामने रखिए, ये सॉन्ग बजाइए और ये सब जब भी पढ़ेंगी, वो आत्माएं इसको पढ़ेंगी, तब वो आगे उनको एहसास होगा कि अभी हम आत्मा स्वरूप है और हमें आगे बढ़कर एक नए शरीर के तरफ निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये आप जब भी डरे हुए होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आराधना, आर यू हियर? आराधना मैडम? हाँ मैम। मैडम आपका बोलेंगे 2 मिनट में एक्सपीरियंस प्लीज। हाँ, उस दिन मतलब कल या परसों ही हुआ था। मुझे सुबह सुबह ऐसा लगा कि ब्लेसिंग हुआ, जब भी अपना लेडीज वुमेन्स ब्लेसिंग, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि सामने मतलब कुछ आए सोल्स
वो बॉडी में थोड़ा अजीब सा फीलिंग होता है, मुझे थोड़ा सा तो समझ में आ गया कि कुछ तो है। और उसमें ऐसा है कि वो सोल जो है सिंगल मतलब बेटा या बेटी जो भी होंगे वो आए होंगे, और वो लोग इमोशनली मतलब ऐसा था कि मैं अभी कैसे वो करूँ, मतलब कैसे रहूँगा, मतलब मेरे मम्मी पापा अकेले हो गए मेरी वजह से, ऐसा फीलिंग आ नहीं लगा। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने सोल एलिवेशन सॉन्ग लगाया, पेज नंबर 7 खोल के रखा और उनसे ये कहा कि अगर आप अभी एलिवेट नहीं हो रहे तो आप सर के पास चले जाइए। फिर देखा थोड़ी देर के बाद तो पेज नंबर 1 का ओपन किया कि उन्हें ये एहसास हो कि वो अब शरीर नहीं है, आत्मा के उसमें आत्मा बन चुके हैं, तो इतने इमोशनली अटैच रहेंगे तो यहाँ से उनको आगे जर्नी कहीं तय करनी है, इसलिए वो गए। ये सोच के फिर मैंने कहा सर के पास प्लीज चले जाइए। फिर आई एम का अफर्मेशन का वो खोला। उसके बाद जब वो सारे सभी चले गए, मतलब थोड़ी देर में, मतलब जब सोल एलिवेशन सॉन्ग चलाते हुए मैंने सारा पेज खोलते गई, जो भी उनको मुझे लग रहा था कि ये खोलना चाहिए, ये खोलना चाहिए। और सर और बोली कि प्लीज आप सर के पास जाइए, वो आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। मैं जितना हो सकता वो कर रही थी और सर करेंगे। चल, तो वैसे आपको जो भी गाइडेंस मिलेगा वो अच्छा रहेगा, इतना हुआ था। फिर वो गए, सोल एलिवेशन हो गया, क्योंकि उसके बाद मैं एकदम नॉर्मल जैसे अब रहती हूँ वैसे थी। थैंक यू Thank you, dear. पीवीएस। Thank you for sharing. Thank you. Yeah, PVH, thank you, definitely. Thank you, Aradhana ji. Thank you for sharing. तो ऐसे हम पीवीएच में इनको अगर ये भी डर के बैठ जाती, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो उनकी मदद नहीं कर पाती। उन्होंने सेंसिबल माइंड, कॉन्शियस माइंड को यूज किया और उनको एक इंस्ट्रूमेंट बन के उनको गाइड किया। अभी ये लास्ट पॉइंट है जो अगेन मुझे श्रीनिधि मैम ने सुबह को बोला कि डाइट, आहार काफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डर या कोई भी खराब या नेगेटिव या गुड इमोशंस में। तो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमारा आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं अक्सर तामसी भोजन के कारण बढ़ जाती हैं। एक ऐसा भोजन है जो अधिक पकाया जाता है, विभिन्न मसालों के साथ तला जाता है। अक्सर यह भोजन तामसिक प्रकृति का होता है, जबकि कच्चा भोजन जिसमें बहुत अधिक प्राण होते हैं, जिसमें प्रकृति की ऊर्जा होती है, वह प्रकृति में सात्विक होगा, जो हमें एक शांत संतुलित मन देता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी भावनाएं, विचार और कार्यों में संतुलन बना रहेगा। तो हमें एक कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी आराधना जी ने बोला कि मुझे कॉन्शियसनेस था, एक जो कुछ भी हो रहा है कुछ हो रहा है तो मुझे उसका रास्ता निकालना है। लेकिन अगर हम डर जाए भी, मतलब कुछ ना कुछ होने लगे, तो हमारा दिमाग काम करेगा नहीं। तो आहार भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करता है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ द स्लाइड जो डर के बारे में था। अगर किसी को करना है तो वापस ये एक शिवा सर ने करवाया था। काफी लोगों को सबसे मेजर डर होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। तो उसके लिए EFH यानी इमोशनल फ्रीडम हीलिंग, भावनात्मक स्वतंत्रता कैसे करनी है, अगर सब करना चाहते तो प्लीज वांट फिर से आजना पे रख लीजिए। हमारे क्लास में अभी भी 5 मिनट्स हैं, तो वी कैन ऑल डू इट टुगेदर। फियर ऑफ डेथ, मौत के डर का सामना करने के लिए हमें क्या बोलना है, कैसे करना है। अपने आज्ञा चक्र के सामने वॉन्ड पकड़ कर बोले, अगर मैं अभी मर गया तो मेरा फिर से जन्म होगा, सब कुछ नया होगा, नई किडनी, नया अग्नाशय, नया जिगर, नया दिल, सब कुछ नया। चिंता क्यों करें, आनंद ले। मैं खुद को गहराई से, पूरी तरह से और होशपूर्वक स्वीकार कर रही हूँ। जीवन और मृत्यु दोनों ही दिव्यता है। यह मेरा कर्म है। मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को गहराई से, पूरी तरह से
और होशपूर्वक स्वीकार कर रहा हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में कुछ बहुत खराब मैंने किया होगा जिसका अब कोई मतलब नहीं बनता। मैंने यह जीवन समय में अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए लिया है। अपने पिछले जन्म में मैंने जो कुछ भी गलत किया है उसे सुधारने के लिए लिया है, अच्छा या बुरा, मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ। मैं खुद को गहराई से, पूरी तरह से और होशपूर्वक स्वीकार कर रही हूँ। कोई एक जीवन नहीं है, अनेक जीवन है। मैं अपनी आत्मा से वादा करती हूँ कि मैं जो भी जीवन लूंगी उसमें मेरे कर्मों को किसी भी तरह से संतुलित करूंगी। मैं खुद को गहराई से, पूरी तरह से और होशपूर्वक स्वीकार कर रही हूँ। हीलिंग वॉन्ड जरूरत अनुसार शक्तिशाली बनकर कि जिस भी व्यक्ति का आप लेना नाम चाहते हैं उस शरीर के अंग को स्वस्थ करे, हील और कंडीशन करे और काया कल्पित करिए। हीलिंग वॉन्ड में जैसे अब अभी इसमें सर ने आई थिंक अपना ऑर्गन हीलिंग किया, तो दैट्स ओके, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं सिर्फ। ओके, ये इमोशनल फ्रीडम हीलिंग हुआ। अभी इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जो शायद मुझे स्टार्टिंग में बोलनी थी और मैं इसमें बोल रही हूँ। एनीवे, थैंक यू अवनीशा मेरे साथ ये शेयर करने के लिए। उन्होंने शेयर किया मुझे ये फेसबुक पे, हिंदी प्राणा वाले हीलिंग का जो पेज है उसमें था, तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किया था सुबह को। सबसे मतलब मैं अपना पर्सनल, अभी मेरे पास 3 मिनट है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करूंगी। मैं एक बार एक काम के लिए दुबई जा रही थी, तो मैंने सोचा, हम सब लोग है ना, हमको लगता है कि हम थोड़ा कुछ लेके आए वहां से, तो डर लग रहा था कैसे लेके आ सकते हैं, क्या होगा, कोई पकड़ेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड ने मुझे पूछा, तू इतना डर रही है, इतना सोच रही है, इतनी इंक्वायरी कर रही है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। उनका ये सेंटेंस जो मैंने 2016 में सुन लिया ना, उसके बाद मैं कभी भी कोई भी डिसीजन लेते वक्त या मुझे डर आता है, किसी भी चीज का डर लगता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, मेरी जान लेगा, ठीक है, शिवा सर ने भी एक्सेप्ट करवाया ना, नेक्स्ट बर्थ आएगा, ठीक है, तो डर कहाँ रहेगा जब आप ऐसे करके सोचते हो, बिकॉज हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ये थॉट फॉर्म के साथ आगे बढ़ते हो तो आपका डर आपके ऊपर रूल नहीं करेगा, आप डर के ऊपर रूल करोगे। ओके, थैंक यू। मेरा प्रेजेंटेशन का टाइम और 2 मिनट है, लेकिन एनीबडी, प्रेजेंटेशन इज डन। तो किसी को अगर कुछ पूछना करना है तो वी कैन गो अहेड विद इट। So thank you everyone for attending. Thank you, Rimalin. Thank you Deepak ji, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. 2-3 लोगों के हैंड रेस थे, किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। आई थिंक रश्मि जी का हैंड रेस था एंड नेहा पारेख। Thank you, Reema ma'am. Thank you, Shiva. 1 minute, I'll just stop the recording. मैडम,